गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, उन सभी परिभाषाओं को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे समांतर श्रेणी के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुक्रम के बारे में यानी कि सीक्वेंस के बारे में। तो यहाँ लिखे हैं कि अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं, यानी कि ए सीक्वेंस इज ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं 1 3 5 7 9। यहाँ देखिए, तो इसे हम लोग अनुक्रम कहेंगे। अनुक्रम क्यों कहेंगे? क्योंकि आपके परिभाषा में लिखे हुए हैं कि अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। देख रहे हैं, ये संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं। इसमें निश्चित नियम क्या हो रहा है? तो यहाँ देख रहे हैं कि हर एक में दो दो जोड़ने पे अगला प्राप्त होते जा रहा है। देखो, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़ोगे यहाँ 11, 11 में 2 जोड़ोगे 13, ऐसे आएगा ना। डेट मीन्स यह ये आपका अनुक्रम है क्योंकि यह एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 4 9 16 25, तो यह भी आपका एक अनुक्रम है। यहाँ भी निश्चित नियम क्या दिख रहा है कि ये प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। देख लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आपके अनुक्रम कहलाते हैं। तो अनुक्रम में क्या होता है? तो यह संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा से क्लियर हो गया अनुक्रम क्या होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे श्रेणी के बारे में, यानी कि सीरीज के बारे में। देखिए, ये श्रेणी है और आपके चैप्टर में यहाँ श्रेणी दिया है। दोनों में फर्क है, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले हम लोग श्रेणी को समझते हैं, होता क्या है। किसी अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्ह के द्वारा संबंधित कर देने पर श्रेणी बनता है। जैसे मान लीजिए, यही अनुक्रम को अगर हमें इसे श्रेणी में बदलना है, यहाँ जो देख रहे हैं पहला एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, ये क्या है? आपका अनुक्रम है। यह आपका अनुक्रम में है, अनुक्रम में है। अब इसे आप श्रेणी में बदलना चाहते हैं, श्रेणी में। ठीक है, श्रेणी में, सीरीज में। तो इसको हम लोग सीरीज में बदलेंगे तो यह ऐसे दे सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस तरह से लिख दिए ना। तो यह अब क्या हो गया? ये कह सकते हैं कि ये श्रेणी है, श्रेणी में। समझ गए ना। तो अनुक्रम के बीच में ही प्लस या माइनस चिन्ह देकर हम लोग उसे संबंधित कर देते हैं, तो वह आपकी श्रेणी बन जाती है। समझ गए? तो अनुक्रम भी क्लियर हो गया, श्रेणी भी क्लियर होगी। अब हम लोग बात करेंगे इस श्रेणी के बारे में। पहले श्रेणी देखते हैं, श्रेणी होती क्या है, फिर हम लोग श्रेणी के प्रकार के बारे में बढ़ेंगे आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं श्रेणी के बारे में। तो यहाँ लिखे हुए हैं श्रेणी यानी कि प्रोग्रेशन। देख रहे हैं ना, अब नाम से ही फर्क पता चल रहा होगा। यहाँ पे है प्रोग्रेशन यानी श्रेणी, और यह है श्रेणी, सीरीज। दोनों में फर्क पता चल रहा है ना। चलिए, तो श्रेणी होता क्या है इसको समझते हैं। यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यानी अनुक्रम के अगर पदों को किसी विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तब उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लिख दें 1 3 5 7 9, तो इसमें एक विशेष प्रतिबंध दिख रहा है कि हर एक में 2 2 2 जोड़ के प्राप्त हुआ है। डेट मीन्स यह एक आपकी श्रेणी है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे ऐसे लिख दूं 1 3 9 27, इस तरह से, तो यहां क्या था कि हर एक में 3 गुना कर करके अगली संख्या प्राप्त हो रही है। 3 गुना कर करके ये प्राप्त हो रहा है। डेट मीन्स यह जो देख रहे हैं यह भी आपका एक श्रेणी है। ठीक है, ये भी आपका श्रेणी है, ये भी आपका श्रेणी है। अब हम लोग बात करते हैं श्रेणी के प्रकार के बारे में। तो ऐसे तो श्रेणी के कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से 3 प्रमुख हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे श्रेणी के प्रकार। श्रेणी के प्रकार, श्रेणी के प्रकार की बात करें तो श्रेणी के ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से 3 प्रमुख है। पहला जो आपके चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, है ना। चलिए यही आपके चैप्टर का भी नाम है, समांतर श्रेणी। इसके बारे में आगे जानेंगे, और भी थोड़े प्रकार है उनको देख लीजिए। दूसरा प्रकार हो सकता है आपका गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। यानी इसे कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा प्रकार है आपका हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में तो आपको पहले भी पता है एपी कहते हैं, इसको कहेंगे जीपी और इसको कहेंगे एचपी। अब देखिए इसके बारे में हम लोग डीपली गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बारे में डीपली हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, यानी कि क्लास 11th में। अभी हम लोग सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में देखने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया हमने क्या क्या देखा। तो हमने पहले पढ़ा था अनुक्रम के बारे में, फिर पढ़े श्रेणी के बारे में, अब उसके बाद श्रेणी पढ़े। अच्छा, श्रेणी को अगर हम चाहें तो एक अनुक्रम भी कह सकते हैं, ये आपका अनुक्रम भी तो कहला सकता है ना। ये जो श्रेणी है एक अनुक्रम भी है, क्योंकि एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। तो श्रेणी को हम लोग अनुक्रम भी कह सकते हैं, लेकिन सभी अनुक्रम को श्रेणी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ विशेष प्रतिबंध के अधीन लिखा जाता है और श्रेणी में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं देखा जाता है, ठीक है। बस उसमें नियम के अनुसार एक लिख देना चाहिए, देखे ना अनुक्रम में कि बस इसमें एक नियम के अनुसार इसको लिख दिया गया है, तो यह अनुक्रम है। लेकिन श्रेणी में क्या देखा जाता है, किसी विशेष प्रतिबंध के अधीन लिखा गया हो तब वो श्रेणी कहलाता है। तो हर एक अनुक्रम को आप श्रेणी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर एक श्रेणी को एक अनुक्रम कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, समांतर श्रेणी के पास। चलिए तो देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यानी कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। और ये जो निश्चित राशि है, निश्चित राशि उसे सार्वंतर कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि निश्चित राशि को एपी का यानी समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, अंग्रेजी में कहेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। और इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे पिछले वाले एग्जांपल से ही लिखो 1 3 5 7 9, यह देखो। तो आपसे कहें कि यह समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो यहाँ बिल्कुल एपी में है, क्योंकि आपके परिभाषा में लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। देखिए यह पद जो है ना, इस अपने पहले वाले पद में यहाँ पे देख रहे हैं क्या जोड़ रहे हैं, वह निश्चित राशि 2 ही ना जोड़ना है, तो ये प्राप्त हो रहा है। अब देखिए ये पद कैसे प्राप्त हो रहा है, तो ये अपने पहले वाले पद में 2 जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है। यह कैसे प्राप्त होता है, तो ये अपने पहले वाले पद में जोड़, हर एक पद जो प्राप्त हो रहा है वो अपने पहले वाले पद में 2 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। यानी कि यह निश्चित राशि वह 2 है, और वह 2 ही इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर अनुक्रम का, एपी का सार्वंतर कहलाता है। यानी कि उसे डी से सूचित करते हैं, तो यहाँ डी क्या है, 2 है, समझ में आया। तो समांतर श्रेणी होता क्या है कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। अब तो यहाँ बात हुई कि जोड़ने से प्राप्त है, घटाने से कैसे। अगर मान लो मैं चाहूँ यहाँ पे लिख दूं 15, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं 14 13, ठीक है, 12 11, इस तरह से। तो यहाँ घटाने पे प्राप्त हो रहा है, देख लो यह कैसे प्राप्त होता है। इसमें से हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे
आप क्या देख रहे हैं, इसमें से एक घटाने पर प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ जो डी है, यहाँ जो डी है वह माइनस का 1 है, यहाँ जो डी है वह माइनस का 1 है, क्योंकि यह घटाने पे प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए डी माइनस का 1 है। तो डी क्या है, यहाँ सार्व अंतर है, और यह भी क्या है, एक आपकी समांतर श्रेणी, क्योंकि देख रहे हैं हर एक के बीच में एक एक का अंतर है, एक एक घटाने पर अगला पद प्राप्त होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको समझ लो एपी के बारे में, यहाँ पर समांतर श्रेणी के व्यापक पद के बारे में, समांतर श्रेणी के व्यापक पद के बारे में। ठीक है, व्यापक पद के बारे में। तो देखो ऐसे अगर हम लोग बात करें व्यापक पद की, तो हम लोग समांतर श्रेणी का यानी एपी का एनवा पद जो होगा ना, एनवा पद उसे हम लोग एन से सूचित करते हैं, या कई बुक में टीएन से भी दिया जाता है, एन से या टीएन से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो अगर पूछा जाए कि समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा, पहला पद, तो पहला पद को ए1 से या टी1 से सूचित करेंगे, या ऐसे सिंपली ये भी कर सकते हैं, ए या टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पद कैसे, दूसरा पद समांतर श्रेणी का दूसरा पद कैसे सूचित करेंगे, तो दूसरा पद जो होगा उसे A2 से या T2 से। तीसरा पद उसी तरह से किस तरह से उसको सूचित करेंगे, तो तीसरा पद जो होगा यहाँ पे A3 से सूचित किया जाता है या T3 से सूचित किया जाता है। उसी तरह से मैंने आपको बताया था इसलिए ऊपर कि एनवा पद जो होगा, एनवा पद को उसे AN से या TN से सूचित किया जाता है। यानी कि अगर इनको लिखना होगा एक क्रम में, तो A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, या ऐसे भी लिख सकते हैं T1 T2 T3 T4 ऐसे करके कहाँ तक, TN तक। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि इस समांतर श्रेणी में क्या किया जाता है कि हर एक अगला पद जो प्राप्त होता है वो अपने पिछले पद में किसी निश्चित राशि को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो यहाँ से अगर हम उस परिभाषा के अनुसार चलें तो A1 का वैल्यू यानी कि वह प्रथम पद ही A ही हो जाएगा, A2 का वैल्यू तो आप इसके पहले वाले पद में, इसके A2 का मतलब क्या है कि ये अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या, तो निश्चित संख्या को D से सूचित करते हैं, तो निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। A3 का मतलब क्या है कि वह अपने पिछले वाले पद में, वो अपने पिछले वाले पद में एक निश्चित राशि जोड़ने से, तो A प्लस डी में एक और D जोड़ेंगे तो A प्लस 2D बन जाएगा। देखिए इसमें D जोड़ दिए तो ये आ गया। अब उसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि A4 बताइए, A4 बताइए, तो ये अपने पिछले वाले पद में एक निश्चित राशि जोड़ देंगे यानी D जोड़ देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3D, A प्लस 3D। उसी तरह से मैं आपसे कहूं कि AN यानी एनवा पद क्या होगा, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देख लो अब चौथा पद है ना, तो A प्लस 3D कर रहे हो, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ N है तो यहाँ क्या आ जाएगा N माइनस 1। तो ये आपका व्यापक फॉर्मूला बन गया AP के लिए। AN लिख दो या TN बराबर भी लिख सकते हो, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। समझ गए, क्लियर हो गया यहाँ से फॉर्मूला। अब यहाँ लिख सकते हैं जहां 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 TN या AN का मतलब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे है इसका मतलब एनवा पद, एनवा पद या अंतिम पद भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसे अंतिम पद के रूप में भी हम लोग लेंगे। अच्छा, N का मतलब क्या है, पदों की संख्या, कितने पद हैं उनकी संख्या को निरूपित कर N। ठीक है, A का मतलब क्या है, प्रथम पद है, A का मतलब यहाँ प्रथम पद से है, पहला पद से। अच्छा और क्या बचा जी, D का मतलब क्या है, तो D का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं, सार्व अंतर से, D का मतलब सार्व अंतर। अब रही बात D निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, या चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो, तो वो आपका D निकल जाएगा। यानी दो लगातार पदों का अंतर ही पदांतर यानी कि सार्वंतर कहलाता है, सार्वंतर या इसे पदांतर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि D को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सार्वंतर या पदांतर, पदांतर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी D बराबर ऐसे ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, AN प्लस 1 माइनस में AN। ठीक है, इसके लिए यह भी फॉर्मूला हो गया। देख लो ये AN पद है और ये AN प्लस 1 पद है, इससे एक अधिक पद है, तो उसमें से इसको घटाएंगे तो D आ गया।
यानी कि दो लगातार पद को घटाओगे ना, दूसरे में से पहले घटाओ, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, पांचवें में से चौथे को, कोई भी दो लगातार पद घटाओगे आपका सार अंतर निकल जाएगा। और ये आपका an निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं। जैसा यूज आएगा, जैसा क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से समांतर श्रेणी का यानी एपी का व्यापक रूप को दिखा सकते हैं। व्यापक रूप जो होगा वह किस तरह से हो जाएगा, तो अभी हमने ऊपर दिखाया कि पहले पद के लिए a, दूसरे पद के लिए a प्लस डी, तीसरे पद के लिए a प्लस टू डी, चौथे पद के लिए a प्लस थ्री डी, इसी तरह से ना, और nवें पद के लिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यह इसका व्यापक रूप कहलाएगा। अगर मान लीजिए हमें किसी एपी का अंतिम से आरवां पद ज्ञात करना हो, अंतिम से आरवां पद ज्ञात करना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा an, यानी कि nवें पद में से, अंतिम पद में से, ठीक है, लास्ट पद में से आपको घटा लेना होगा r माइनस वन इंटू डी को, ठीक है। ये आपका अंतिम पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, अंतिम से आरवां पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ an का मतलब क्या है, यहाँ जहाँ यहाँ लिख देते हैं, जहाँ an का मतलब है अंतिम पद से, यहाँ n का मतलब अंतिम पद से है। r का मतलब क्या है, जो आपको पद निकालना है, आरवां पद निकालना जो है उसके बारे में यहाँ कह रहा है, ठीक है। और d का मतलब क्या है, तो d आपका सार्वंतर है, सार्वंतर या पदांतर जो भी है वो आपका d है, समझ गए। ये फॉर्मूला लेकर रख देंगे, आपका आ जाएगा अंतिम से आरवां पद। अब आगे चल के देखिए कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कह देगा कि एपी के तीन पदों का योग ये है, एपी के तीन पदों का योग, तीन लगातार पदों का योग कुछ दे देगा और उनका गुणनफल दे देगा, हमें वो पद निकालने होंगे। तो उस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ध्यान रखना कि आप जब भी एपी के तीन लगातार पद की बात करेगा तो उसमें हमेशा याद रखना, या फिर ऐसे कह दे कि यदि तीन पद एपी में है, ऐसे कह दे एपी में है, यदि तीन पद एपी में है तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखना, एक को a माइनस डी मान लेना, एक को a और तीसरे को a प्लस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी मानेंगे। आप देख लो यह एपी में है, इसमें से इसे घटाओगे तो डी आएगा, इसमें से इसे घटाओगे तब भी डी आएगा, यानी कि यह एपी में है। अच्छा, ऐसे ही अगर चार पद की बात करेगा, चार पद कह दे कि चार पद हैं एपी में, तो उस कंडीशन में आप मानना a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी। अब आप सोचो कि सर ऐसा क्यों माने, क्योंकि देखो इसमें से इसको घटाओगे तो 2d आएगा, घटाओगे 2d आएगा, इसमें से इसको घटाओगे 2d आएगा, यानी तभी ना यह एपी में होगा। तो यहाँ फिर अगर कहते कि पांच पद हैं जो एपी में है, पांच पद एपी में है, तब इस कंडीशन में ध्यान रखना a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस टू डी, यह मानकर चलेंगे। तो तीन पद के बारे में कहेगा तो ये मानेंगे, चार पद के बारे में कहेगा तो ये, और पांच पद के बारे में कहेगा तो यह मानेंगे हमेशा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि देख लो इस तरह से लिखने पर ही यह एपी में है, अगर आप इसका अरेंज गड़बड़ करोगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको यह भी एपी में होना चाहिए ना, या जो मान रहे हैं यह भी एपी में होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा सही से, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, और एक छोटा सा परिभाषा बच जाता है, उसको भी देख लेते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या कहलाता है, यानी कि अरिथमेटिक मीन, शॉर्ट में इसे कहा जाता है एएम। एएम क्या कहलाता है, चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो या इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि जब तीन राशियां एपी में हो, यानी कि समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो, तो बीच वाली राशि को अन्य दो राशियों का समांतर माध्य कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं, अन्य दो राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। तो परिभाषा आपने समझी। चलिए यहाँ मान लेते हैं
माना ए तथा बी के बीच एक राशि ए इस प्रकार है कि ए बी ए पी में है। मतलब कि ए और बी के बीच में एक राशि ए इस तरह से रखा गया है कि ए और यह बी जो है एपी में है। जैसे कि आपकी परिभाषा में मैंने बताया था कि जब तीन राशियां एपी में हो तो बीच वाली राशि को, यानी इस बीच वाली राशि ए को अन्य दो राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए तथा बी का समांतर माध्य है। अब यह निकाला कैसे जाएगा? यह एक किसके बराबर होगा, किस राशि के बराबर होगा? तो देखिए अभी चूंकि आपका यहाँ दिया हुआ है कि ए और कमा बी एपी में है, यह एपी में है। तो जब एपी में है तो आपको पता है कि A2 माइनस A1 मतलब पदांतर इसका बराबर होगा ना, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी कि इसमें से इसका घटाना और इसमें से इसका घटाना दोनों बराबर होगा। चलिए एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं और इस ए को इधर ले आते हैं। तो ए प्लस ए और या माइनस का ए इधर आके प्लस का ए हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। यानी कि 2a बराबर हो जा रहा है आपका a प्लस बी, यानी कि कैपिटल A बराबर यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। समझ गया ना? तो यह आपका फॉर्मूला बन गया किसके निकालने के लिए? समांतर माध्य निकालने के लिए। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि 2 तथा 6 का समांतर माध्य क्या होगा, तो सिंपल है भैया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना। 2 प्लस 6/2 8/2 कट क्या जाएगा 4। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको रखें 2 4 और 6 को इस तरह से, देखो तो एपी में नहीं हो गया, समझ गया ना? तो यह समांतर माध्य आपका हुआ, क्योंकि इसको बीच में रखने पर यह एपी में हो जा रहा है ना? क्लियर है? अब देखिए एक काम करते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि एपी जो होती है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर वह एक तरह का अनुक्रम के रूप में होता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 2 4 6 8, यहाँ कहूँ यह एपी में है? हाँ, यह बिल्कुल एपी में है, क्योंकि हर एक में 2 जो जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होते जा रहा है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि इस समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा? तो यहाँ ए का मान 2 है। अच्छा, डी कैसे निकालोगे? तो किसी भी दो पदों का अंतर, A2 में से A1 चाहे A3 में से 2, कोई भी 2 घटा लो। 4 में से 2 घटाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2, यानी डी का मान 2 आ गया। आपको इसका 20वां पद ज्ञात करना है, यानी एन का मान है आपका क्या है यहाँ पे 20। तो अभी मैंने आपको एन के लिए फॉर्मूला बताया ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 20 निकालना है, यानी 20वां पद। a के जगह पे है 2 और n के जगह पे 20 माइनस 1 और d के जगह पर 2 प्लस, या घटेगा तो 19 में 2 से गुना कर देंगे, तो 2 प्लस 19 दूना 38 और 2 कितना हो जाएगा 40, यानी कि इसका 20वां पद क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। और प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा सबका लिंक दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सब वीडियो के लिंक दिए गए हैं, वहां से आपको पूरे चैप्टर का, पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हर एक का प्लेलिस्ट बनाकर रखा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और मेरे अदर चैनल्स को भी सब्सक्राइब करेंगे। मेरे 3 टोटल चैनल है, एक है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है, और एक है भारती भवन रविकांत सर, और एक और चैनल है मेरा रविकांत सर। तो इन तीनों चैनल को
आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। इस पे आपको केसीसी ना एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा, इस पे आपको भारतीय भवन का मिलेगा और इस पे आपको इंग्लिश मीडियम में सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।